नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। आज से हम लोग रेलवे एनटीपीसी की ज़बरदस्त तैयारी की आगाज़ करते हैं। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की शानदार तैयारी के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से जानना, और इससे आपकी तैयारी को सटीक डायरेक्शन और परीक्षा में बेहतर लाभ मिलता है। तो आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जो सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है जो कि 2021 में, तो वो जो 4 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, उस पेपर का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और इस बुक में आप जो कि सबसे नया बुक है रेलवे एनटीपीसी के लिए, तो जिनके पास ये बुक होगा वो कमेंट कीजिएगा। जिनके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका पूरा डिटेल डिस्कशन अब पूरा सभी सेट का डिस्कशन करवाएंगे। ठीक है, इसमें 25 सेट दिया हुआ है, जिसमें कि 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है रेलवे एनटीपीसी का, वो प्रश्न भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, जो सेट नंबर 21 से सेट नंबर 21 है ना, 21 से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेट का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, उसी के आधार पर तैयारी करते हैं, तो एक सटीक डायरेक्शन में तैयारी आपका जाता है और बेहतर आप एक्सेलेंट कर जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले सेट नंबर 21 यानी कि जो पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पेपर, उसका डिस्कशन आज करेंगे। ठीक है, तो और आपका एग्ज़ाम आप सभी को मालूम है कि आपके एग्ज़ाम में टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं पीटी में। ठीक है, पीटी में टोटल 100 प्रश्न रहेगा, और मेंस में जो रहता है, मेंस में आपका रहता है 120 प्रश्न। ठीक है, तो पीटी में जो रहता है ये 100 प्रश्न, उसमें आपका रहेगा 30 मैथ और 30 रीजनिंग रहता है, तो कितना हो गया 60 और 40 हो गया आपका जीके जीएस। ठीक है, तो ये हो जाता है टोटल 30 60 और 40 100। और यही मेंस में जो है 120 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कि मैथ और रीजनिंग को 35 कर दिया जाता है। ठीक है, 35 70 हो गया, और 50 नंबर आपका जीके जीएस से रहेगा, करंट अफेयर से। ठीक है, तो ये 120 आपका मेंस में पूछा जाएगा। तो हम लोग पीटी का भी जो तैयारी करेंगे, ठीक है, इसमें 100 प्रश्न रहेगा, जिसमें 30 मैथ और 30 रीजनिंग और 40 जीके का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्न आपको 100 प्रश्न का डिस्कशन इसमें करवाएंगे, तो पेशेंस के साथ देखना है और चीज़ों को समझना है, हर एक प्रश्न को समझना है कि किस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि देखिए, जो प्रश्न पूछा गया है, जिस चैप्टर से पूछा गया है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि उसी से रिलेटेड और उसी चैप्टर से और उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे निश्चित रूप से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका मैथ का। ठीक है, तो मैथ में है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, और उसका जो एलसीएम है 120 है, तो वे संख्याएं होगी। तो दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग 3x और 5x। इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो आएगा कितना, 3 × 15x। ठीक है, और 15x के बराबर दिया हुआ है 120। ठीक है, तो 15 से इसको काट देंगे तो x का मान कितना आ गया, 15 × 8 = 20 से, यानी 8 आ गया। ठीक है, तो x का मान 8 आया, तो वो संख्याएं पूछा तो कितना हो जाएगा, 8 के 3 से इसमें गुना कर दी, 8 × 24 और 8 × 5 = 40, यानी 24 और 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये सब इजी प्रश्न है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और कोई भी डाउट होगा जो आपको हिसाब में समझ में नहीं आएगा, तो उसका क्वेश्चन नंबर आप ज़रूर लिखिएगा। उसको क्या है, अगले जो वीडियो में आपको और अच्छे से 2 बार 3 बार समझाएंगे, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये तो आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। सिंपल इसमें करना क्या है, दो संख्याओं का जो अनुपात दिया हुआ है, उसका एलसीएम दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम निकाल के बराबर में ये कर देंगे। तो 3 × 5 = 15x बराबर इतना, तो 15 × 8 = 20 से x का मान आ गया 8, तो 8 × 3 = 24 और 8 × 5 = 40, तो यह यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, और भारत आया था 1928 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है, साइमन कमीशन से 2-3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। जैसे साइमन कमीशन का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है, और इनके जो विद्रोह में ही पुलिस की लाठी खाने से ये काफ़ी गंभीर रूप से ये घायल हो गए थे, और इनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इनकी एक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। इसको रिलेट ऐसे कर लीजिएगा तो आपको याद भी रहेगा। कैसे
कि लाला लाजपत राय को लाठी लगने से चोट हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी। तो क्या हुआ था, अनहैप्पी इंडिया हो गया था ना, दुखी भारत हो गया था। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक हो गया लाला लाजपत राय। ठीक है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया। तो इसलिए विरोध किया गया तो कि साइमन कमीशन जो बना था उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए उसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट है, एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो देखिए अनुपात में कितना है, पुरुष कर्मियों की संख्या, देखिए पुरुष कर्मियों की संख्या दिया है वो 90, अनुपात में कितना है, पुरुष का है ये 3। ठीक है, यानी कि अनुपात 3 का मान है ये। तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 30 या 90 है ना, अनुपात 1 का मान हो जाएगा 30। ठीक है। तो पूछा कंपनी की कर्मियों की कुल संख्या क्या होगी, तो कुल संख्या क्या होगा, 3 और 2 5। ठीक है, 3 2 5 है यानी अनुपात 5। तो अनुपात 1 का मान है 30, तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा, 30 बचे 150। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सा अंग पीत रस का उत्पादन करता है। तो कई लोग इसमें गलत आंसर कर दिए थे कि पीत रस का उत्पादन जो कि है, कई लोग ऑप्शन में अगर पित्ताशय रहता है तो पित्ताशय टिक कर देता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है, पित्त रस, पित्त का जो अस्त्राव होता है वो यकृत से होता है। ठीक है, पित्त का अस्त्राव जो उत्पादन होता है यकृत से होता है। पित्त जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यकृत से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत है। विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है, यकृत में होता है। ग्लाइकोजेन मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, यकृत में होता है। जो हेपेटाइटिस होता है या तो पीलिया रोग होता है वो कहाँ होता है, यकृत में होता है। और सर्वाधिक पुनर्जनन क्षमता जो होता है वो किसका होता है, तो यकृत का ही होता है। ठीक है, लीवर, यकृत को ही लीवर कहते हैं, उसे जिगर कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरीश एवं विमल किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 दिनों तक दोनों एक साथ कार्य किया, इसके बाद विमल ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को हरीश अकेले 10 दिनों में पूरा कर लेता है। हरीश अकेला इस पूरे कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। तो इस टाइप के हिसाब को कैसे बनाते हैं, तो आप लोग को भी मालूम होगा। देखिए, हरीश और विमल किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। 15 दिनों तक दोनों साथ काम किया, तो देखिए दोनों साथ काम किया ना, तो दोनों मिलके कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो एक दिन में कितना करेगा दोनों मिलके, 1/20। दोनों साथ मिलकर 15 दिन तक किया, तो 15 से यहाँ गुना कर देंगे। ठीक है, यानी कि 15 दिन में कितना काम कर लिया, 15/20। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, यानी कि 3/4 काम 15 दिन में कर लिया। ठीक है, अब क्या बोला आगे कि एक काम करने के बाद विमल ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य को, तो शेष कार्य क्या होगा, तो शेष निकालते हैं कैसे, ये जो नीचे है 4 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो गया 1 बटा नीचे जो 4 है वही रहेगा। ठीक है, तो 1/4 जो हो गया शेष काम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया शेष काम। और शेष काम जो है हरीश कितने दिन में करता है, 10 दिनों में। तो शेष काम ये है 1/4 और करता है 10 दिन में, तो इसको बराबर कर देंगे, बराबर 10 दिन। ठीक है, यानी कि 1/4 काम हरीश जो है 10 दिन में करता है। तो यहाँ पर 1 का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वही, हरीश जो अकेला पूरे काम को कितने दिन में करता है। तो ये 1 का मान निकालेंगे, यानी 4 को इधर कर देंगे, गुना कर देंगे 10 में, तो 1 का मान कितना हो गया 40, यानी कि हरीश जो है 40 दिन में पूरा काम समाप्त कर देगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे। तो राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे, क्या, चित्रकार थे, है ना, एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट है कि PQRS एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। तो चक्रीय समलंब चतुर्भुज मतलब ये वाला, ठीक है, चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। ठीक, जिसमें PQ और RS समानांतर है। जैसे ये PQ ये हो गया और RS समानांतर है। ठीक है, ये समानांतर है। ठीक है, ये PQ और RS समानांतर है।
इसमें क्या बोला कि एवं भुजा पी क्यू व्यास है, ये जो पी क्यू है ये व्यास है, ठीक है, ये व्यास है। तो यदि कोण क्यू पी आर है ना, ये कोण क्यू पी आर यानी कि ये वाला कोण, ठीक है, ये कोण दिया हुआ कितना 40 डिग्री, 40 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछा है कि कोण पी एस आर का मान क्या होगा, पी एस आर यानी कि यहाँ वाला कोण पूछा, ठीक है, पी एस आर। तो यहाँ वाला कोण निकल जाएगा। तो पहले क्या निकालेंगे, देखिए ये व्यास द्वारा, ये व्यास है ना, व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा 90, ठीक है, यहाँ पर हो गया 90 और ये 40 है ही। तो ये त्रिभुज में यानी कि क्यू पी आर त्रिभुज मिला है ये। तो त्रिभुज में टोटल कोण का योग कितना होता है 180। तो यहाँ 9 है 90, यहाँ 4 है यानी कि 9 4 13 130 है। तो यहाँ पर 13 5 18, यहाँ कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है, टोटल मिला के 180 होता है। तो यहाँ 50 होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का कोण जो है वो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर जैसे कि आमने सामने कोण है ये एस वाला और ये क्यू, तो क्यू का यहाँ पर कोण है 50, तो एस कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा ना, 130 प्लस 50 कितना हो जाएगा 180। आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ 50 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो यहीं पर कब पूछा है कितना होगा, तो 130 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, टोकरी में रखा एक आम हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह आम से भर जाती है तो आधी टोकरी भरने में कितने मिनट लगेंगे। देखिए तो थोड़ा सा लॉजिकली प्रश्न है। इसमें क्या है, देखिए क्या बोला कि हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है। तो टोकरी जो है 30 मिनट में पूरा भरता है। तो 30 मिनट से पहले अगर आते हैं तो ये कितना आता है, 30 से पहले 29 होता है, ठीक है। तो 29 मिनट में जो भरा था तभी तो आधा भरा होगा 29 मिनट में, तभी ना अगले मिनट में क्या बोलता है हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाता है। तो 29 मिनट में आधा भरा होगा, तभी अगला मिनट जो है 30 मिनट में क्या हुआ उसका 2 गुना हो गया, यानी फुल हो गया, पूरा भर गया। यानी कि 29 मिनट में आधी टोकरी भरी होगी, फिर अगले मिनट में क्या हुआ 2 गुना हो गया, तो यानी कि पूरा भर गया। तो आधी टोकरी भरी होगी 29वां मिनट में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 मिनट। देखते कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर कब सम्राट बना। तो अकबर सम्राट बना था 1556 में, ठीक है। तो अकबर का कार्यकाल अगर जानते हैं तो ये वाला आंसर आसानी से टिक हो जाएगा, ठीक है। अकबर का कार्यकाल था 1556 से 1605 तक, ठीक है। अकबर का कार्यकाल था 1556 से 1605 तक था। और अकबर का जन्म कब हुआ था मालूम, अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, उमरकोट पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। और अकबर का जो कार्यकाल था आपको बता दिए 1556 से 1605। अकबर से देखिए इसी टाइप से आपको पढ़ना है, जैसे अकबर से प्रश्न पूछा गया है तो अकबर से रिलेटेड जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको पढ़ लेना है। आपको निश्चित रूप से आप एग्जाम में सक्सेस करिएगा और निश्चित रूप से आपका जो पढ़ा हुआ चीज़ है पूरा का पूरा लड़ेगा, ठीक है। यही है तैयारी करने का शानदार तरीका कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे अकबर के जैसे पूछा था अकबर के बारे में आपको सब पढ़ लेना, ठीक है। अकबर किस वंश का शासक था, तो मुगल वंश का शासक था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर। और मुगल वंश का संस्थापक जो था वो था बाबर, और बाबर का पुत्र था हुमायूं। हुमायूं का पुत्र था अकबर। अकबर का पुत्र था जहांगीर। जहांगीर का पुत्र था शाहजहां। शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब, है ना। तो इसको याद रख लेना, भाज शाह यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाह यानी कि शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, अकबर कितने वर्ष में सम्राट बन गया था, तो अकबर मात्र 13 वर्ष में सम्राट बन गया था। ये भी प्रश्न, सभी प्रश्न याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अकबर का संरक्षक कौन था, 2 व्यक्ति का नाम यहाँ याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अकबर का संरक्षक जो था वो बैरम खां था। अकबर का राजस्व मंत्री पूछे तो वो था टोडरमल, ठीक है। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था, तो अकबर ने किया था। और दीन इलाही किसने शुरू किया, अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया, अकबर ने किया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था, अकबर ने किया था। अकबर का मकबरा कहाँ है, तो आगरा के पास है, सिकंदरा में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है सभी प्रश्न। नेक्स्ट है,
छात्रों के एक कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें और प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर है। यानी कि राजेश की बात करें तो ये शीर्ष से मान के चलिए ये 15 है, ठीक है। और राजेश जो है ये हो गया 15 में। अब प्रकाश जो है ये नीचे से 25वें स्थान पर है। नीचे से ये 25वें पर है कौन? प्रकाश, ठीक है। फिर क्या बोला? ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है। तो ज्ञान जो है ये प्रकाश से ये और 10 स्थान आगे है। तो ये 10 स्थान आगे यानी 25 10 कितना हो जाएगा? 35। और फिर बोला कि यदि राजेश और ज्ञान के बीच, यानी कि ये राजेश था, ठीक है, ये राजेश और ये है ज्ञान, ज्ञान के बीच यहाँ कितना के बीच ठीक 10 छात्र है, यहाँ भी 10 छात्र है, ठीक है। तो पूछा कि कक्षा में कुल कितने छात्र है? तो देखिए यहाँ तक है टोटल 35, 35 10 45, 45 इधर कितना है? 15, टोटल कितना हो जाएगा? 60। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 60 हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान जो है ये किस पर था? तो मुख्य ध्यान यानी मुख्य उद्देश्य जो था वो कृषि का विकास था, ठीक है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। और पंचवर्षीय योजना से कई अति महत्वपूर्ण प्रश्न रेलवे एनटीपीसी में ही ठीक इसी समय 2021 में ही कई प्रश्न पूछा गया था। पंचवर्षीय योजना से लगातार सभी शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको याद रखना है। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास, ठीक, औद्योगिकरण। पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 56, दूसरा था 56 से 61 और तीसरा था 1961 से 66, ठीक है। 3 लगातार हुआ। और फिर 66 से 69 जो था, 1966 से 69 ये योजना अवकाश कहलाया, यानी कि इस समय पंचवर्षीय योजना नहीं हुआ था, इसलिए योजना अवकाश कहलाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि योजना अवकाश की अवधि थी तो 1966 से 69 तक था, ठीक है। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना हुई थी 1969 से 74 तक, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और जैसे कि 3 जो इस्पात संयंत्र था, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही स्थापित हुआ था। और जैसे कि दुर्गापुर है, ये किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित। इसे याद ऐसे रख लेना है, द्रविड़, यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। और भिलाई ये रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था, इसे याद रखना है। भीरू यानी कि भिलाई रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। और एक कौन सा बचा? राउरकेला, राउरकेला इस्पात संयंत्र ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था, इसे याद रख लेना। राज यानी कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो कंप्यूटर को डेटा में, आप देखिए कंप्यूटर से प्रश्न पूछा जाता है, तो कंप्यूटर से आपको पढ़ना है, अति महत्वपूर्ण जो भी है कंप्यूटर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको तैयारी करके रखना है, ठीक है। तो कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो बाइनरी में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से होती है, या तो ये महाराष्ट्र के नासिक से भी ऑप्शन में रहे तो ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। तो गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा कहा जाता है ना, दक्षिण गंगा कहा जाता है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी है। दक्षिण गंगा गोदावरी को, लेकिन दक्षिण की गंगा बोले तो वो हो जाता है कावेरी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा नदी है। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो पटना में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, और जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो जो कुछ प्रश्न है जो अति महत्वपूर्ण है और भी आपको बताते जाएंगे, ठीक है। अभी क्या है कि वीडियो बहुत लंबा होगा, लेकिन जो जो प्रश्न अभी छोड़ रहे हैं, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि गंगा की लंबाई जो है बिहार में कितनी है, या तो गंगा की लंबाई
टोटल कितनी है, तो गंगा की लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर है, ठीक है, यानी 2525 किलोमीटर है। तो ये सभी चीज़ें आपको धीरे धीरे सभी बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने आखिरकार कब दबाया था। तो 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने आखिरकार कब दबाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1859 में, ठीक है। 1857 के क्रांति का जो है नेतृत्व बिहार से किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है, तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 16 है ना, ये 16/63 हो जाता है, ठीक है। ये कैसे होता है, तो देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट ये कर देना, जैसे कि दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग पूछेगा तो डायरेक्ट दोनों संख्या का योग बटे उनका गुणनफल कर देना। कैसे होता है, जैसे कि दो संख्या मान के चलिए x है, ठीक है, और दोनों संख्याओं को व्युत्क्रम पर पूछा था, तो x है तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, फिर दूसरा संख्या माने y, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y। तो दोनों का जब योग करिएगा तो क्या होगा xy, और यहाँ x है तो यह हो जाएगा क्या y, प्लस यहाँ y है तो यहाँ हो जाएगा x। तो देखिए क्या हुआ, इसका सोल्यूशन क्या हुआ कि दोनों का योग हुआ है ना x + y, अब बटे में दोनों का गुणनफल हुआ। तो वही पूछा था व्युत्क्रम का योग, तो होगा क्या दोनों का योग यानी 16 और दोनों का गुणनफल क्या 63, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। किसी सांकेतिक भाषा में, ये भी प्रश्न काफ़ी देखिए इस टाइप के प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जाएगा, ठीक है, और 1-2 प्रश्न रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये सभी को प्रैक्टिस करके रखना है आपको। किसी सांकेतिक भाषा में सूरत इज ए हॉट प्लेस को ए हॉट इज प्लेस सूरत तथा वाटर वेपर टू एयर हेयर को टू एयर वेपर हेयर वाटर लिखा गया है, तो उसकी सांकेतिक भाषा में शिमला इज ए हिल प्लेस को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ है कि सूरत इज ए हॉट प्लेस, तो इसमें क्या है जैसे कि पहले स्थान पर सूरत है, दूसरा पे है इज, तीसरे स्थान पर है ए, चौथे स्थान पर है हॉट, पाँचवें स्थान पर है प्लेस, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ए हॉट यानी कि जो तीसरा स्थान पर है वो पहले स्थान पर किया गया, ठीक है। इसमें भी आगे देखिए जो तीसरा स्थान पर क्या 2, तो पहले स्थान पर किया गया है, ठीक है। तो उसी तरह जैसे तीसरा स्थान पर क्या है यहाँ ए, ठीक है, तो ये पहले स्थान पर हो जाएगा, है ना, ए है तीसरा, जो तीसरे स्थान पर है वो पहले स्थान पर हो रहा है, तो पहले स्थान पर ए होगा, तो ए इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, फिर ए इसमें नहीं, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ, फिर क्या है सूरत इज ए हॉट प्लेस है, तो ए तीसरे वाला आ गया यहाँ, और हॉट जो है वो क्या है चौथा प्लेस पर है, ठीक है। तो चौथा पर जो है वो दूसरा पर आया। अच्छा इसमें देखते हैं चौथा पर क्या है एयर, तो देखिए इसमें भी एयर जो है चौथा जो है दूसरा पर आया, तो इसमें भी देखते हैं चौथा कौन सा है हिल, तो हिल जो है दूसरा पर आएगा, तो हिल देखिए दूसरा पर आया है यहाँ, ये दोनों अभी ठीक चल रहा है। अब तीसरे स्थान पर कौन आया वो देखते हैं, क्योंकि तीसरे से आंसर निकल जाएगा। तीसरा पर है यहाँ इज, तो इज जो है ये दूसरा पर था तो तीसरे पे आ गया, ठीक है। तो इसमें भी देखते हैं दूसरा पर वेपर है तो ये तीसरे पर आ गया, तो इसमें देखते हैं दूसरा पर है इज, तो तीसरे पे आना चाहिए, तो तीसरे पर देखिए इसमें है यहाँ इज, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है यदि प्लस का अर्थ गुना तथा गुना माइनस का अर्थ जोड़ और गुना का अर्थ भाग और भागा का अर्थ जो होता है घटाव होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो इसमें क्या है, इसमें कैलकुलेट करते जाइएगा सब, तभी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इजी रहता है, लेकिन बस ऑप्शन चेक करना पड़ता है, तो इसको बाय ऑप्शन ही बनाइएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसमें देखिए बैठाइएगा तो आंसर आ जाएगा 10, और बैठाते जाइएगा माइनस, माइनस का अर्थ क्या लिखा है यहाँ, माइनस का अर्थ है जोड़, तो यहाँ जोड़ कर दीजिएगा, जोड़ 12,
और भागा का अर्थ क्या है? भागा का अर्थ है घटाव, यानी कि घटाव कर देंगे कितना? 18। और गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ है भाग, यानी कि 6 चल जाएगा भाग में। फिर है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है यहाँ गुना, यानी कि गुना हो जाएगा 2, ठीक है। और बराबर में कितना आना चाहिए? 16। तो इसको काटिएगा, 2 तिया 6, फिर 3 छक 18, 12 में से 6 गया तो 6, और 12 में से 6 गया 6, और ये प्लस हो जाएगा 10 6 16, तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में हुआ था। नेक्स्ट है मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो मानव शरीर की पीएच रेंज जो है वो 7.35 से 7.45 होता है ना, मानव शरीर का पीएच मान, ठीक है। पीएच मान की खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था ना, तो सोरेनसन ने किया था पीएच मान की खोज। नेक्स्ट है अमन की उम्र साहू से अधिक है, तो इसको ऐसे बनाते जाइएगा, इसको आसानी से बन जाता है। अमन की उम्र साहू से अधिक है, यानी कि अमन को ऊपर कर दीजिएगा, साहू को नीचे, यानी कि अमन का अधिक हो गया साहू से। साहू की उम्र कोमल से कम है, तो साहू की उम्र तो कोमल से कम है, तो यह मान के चलिए यहाँ साहू और कोमल यहाँ कर देते हैं, ठीक है। कोमल से कम है साहू की उम्र, और लेकिन मिलन से अधिक है। मिलन से देखिए साहू की उम्र कोमल की उम्र से कम है साहू की उम्र, ठीक है। तो साहू यहाँ है, और लेकिन मिलन के उम्र से अधिक है, तो मिलन यहाँ कर देते हैं, ठीक है। मिलन की उम्र से साहू की उम्र अधिक है। कोमल की उम्र अमन से अधिक है, तो कोमल का उम्र अमन से भी अधिक है, यानी कि ये कोमल ऊपर चला जाएगा अमन से भी, तो यहाँ पर सेटिंग हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ अगर सेटिंग हो गया तो मिलन यहाँ पे आ जाएगा, ये सही सेटिंग हो गया। अब आगे लिखा है कि कोमल की उम्र अमन से अधिक है, ठीक, कोमल का अमन से हो गया, लेकिन उदय से कम है। तो कोमल का उम्र जो उदय से कम है, यानी कि उदय से सबसे ऊपर उदय हो जाएगा, उदय से भी कम है कोमल का। अब आगे क्या पूछा है कि तो उनमें से तीसरे सबसे अधिक उम्र वाला कौन सा होगा? तीसरे सबसे अधिक उम्र, तो सबसे अधिक उम्र है उदय, दूसरा पे है कोमल, तीसरा पे क्या है? अमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अमन हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला उच्च न्यायालय देश में स्थापित किया गया था, तो कब किया गया था? कोलकाता में, है ना। कहाँ पर? तो भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। अच्छा, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में मालूम? हाई कोर्ट है अनुच्छेद 214 में, और सुप्रीम कोर्ट पूछे तो सुप्रीम कोर्ट है ये 1 को इधर कर दीजिए, यानी कि 1 2 4 में, ठीक है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है कि 2 रेलगाड़ियाँ सम्मुख दिशा में चल रही है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत, सम्मुख दिशा में, यानी कि ये इधर, दोनों एक दूसरे का मुंह इधर है ना, चल रही है। यदि ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड समय लेती है। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर है तो रेलगाड़ी बी की लंबाई कितनी होगी? तो इसमें क्या होता है, एक सूत्र याद रखना है, रिलेटिव मतलब कि दोनों को पार करने में जो लगा समय जो होता है रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। तो पार करने में समय कितना लगा? 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो रिलेटिव डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है? एक का है 300 मीटर, ठीक है। दूसरे का पूछा है तो मान के चलते हैं x, रिलेटिव डिस्टेंस बटे रिलेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी रिलेटिव यानी कि विपरीत अगर रहे तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अगर वेलोसिटी अगर एक ही दिशा में चले तो दोनों को घटा कर लिखेंगे। तो दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत चल रहा है, तो ये है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो विपरीत है, दोनों जुड़ जाएगा। 8 7 15 यानी कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये क्या सेकंड में है और ये मीटर में है डिस्टेंस, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 5/18 से। तो 18 से गुना करेंगे 5/18 यानी 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको शॉर्टकट भी हम बताते जा रहे हैं ताकि आपको क्या है, आपको समझना है, ठीक है। क्योंकि आप
जब एग्ज़ाम दे रहे हैं रेलवे एनटीपीसी का तो आप पढ़े भी होंगे, है ना। जैसे कि आप 5/18 यहाँ ना लिख करके यहाँ 18 लिख दिए, ठीक है। तो आप अपने कॉपी में जब बनाइएगा तो आपको आसानी से समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, अब इसको थोड़ा सा कटम कुट्टी करते हैं। तो ये 5/18 यहाँ गया, तो इसको ऐसे काटना है कि 30 बराबर हो गया, है ना। 300 + x गुना 18/150 गुना 5, ठीक है। तो इसको करना है क्या, पहले इसको काट देते हैं 3 से, ठीक है। 3 से काटेंगे, ये 3 से तो 6 बार में कटेगा ना, 3 × 18। इसको 3 से काटेंगे तो ये 50 से कट जाएगा, ठीक है। अब ये 6 से कट जाएगा आपका, ये 5 बार में ना 30, 6 × 5 = 30। अब क्या हो गया कि बच गया कितना, ये 5, ये 50 गुना 5 इधर कर देंगे तो 5 गुना 5 25, 25 सवा 100 यानी कि 1250, ठीक है। 1250 हो गया इधर डिस्टेंस। यहाँ कितना है, ये 300 + x, तो x का मान निकालेंगे, 300 इसमें घटा देंगे यानी कि 950 हो जाएगा। x का मान 950 मीटर हो जाएगा उसका डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे पहला पद जो है दूसरे से संबंधित है। तो इसमें क्या हुआ, D और 3 7 हुआ ना, 4 3 7, फिर 6 2 8, फिर B और C यानी कि एक बार 3 प्लस हुआ, फिर 2 और फिर 1। तो फिर इसमें भी करेंगे, पहले 3 प्लस कर देंगे, फिर 2 और फिर 1, तो 3 करेंगे, ये कितना L 12 यानी 12 3 15, तो 15 पे क्या आ जाएगा, O, है ना। 15 पे आएगा O, यानी कि O कहाँ है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में है, एक यहाँ 4 में। फिर 14 में 2 करेंगे, ये 14 पर है तो 14 2 16 यानी कि P, और फिर इसमें J के बाद K आएगा, तो है ना 1 प्लस करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये वाला जो अल्फ़ाबेटिकल वाला आपको बहुत आसानी से बन जाएगा जब आप सभी याद रखिएगा, है ना, कि J किस स्थान पर है, Q किस स्थान पर है, R किस स्थान पर है, सबको रट जाना, ठीक है। बहुत लोग तो जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते आपको निश्चित रूप से इसको रट जाना है, लिखना नहीं वहाँ, ठीक है। जैसे J 10 पर है, Q 17 पर है, P 16 पर है, O 15 पर है, सब याद रखना आपको, ठीक है। तो आसानी से ये बन जाता है। नेक्स्ट है कि जून 2020 तक की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1121। और 1121 से यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था, 1945 में हुआ था। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, और यूनिसेफ का मुख्यालय पूछे तो वो है न्यूयॉर्क, है ना। तो ऐसे रिलेट कर लेना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। देखिए यूनेस्को एक है, ठीक है, और एक है यूनिसेफ, ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको ऐसे याद रख लेना है। देखिए एक है यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, और यूनेस्को का है पेरिस। तो देखिए यूनेस्को, ये नो में आयकर है ना, तो इसका आंसर क्या है, पेरिस, पो में भी आयकर है ना, पेरिस, ठीक है। तो यूनेस्को ये आयकर वाला आएगा, तो ये पेरिस वाला टिक करना आयकर वाला, और यूनिसेफ का आएगा न्यूयॉर्क हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 250 का 27% माइनस 1000 का 0.02% कितना होगा। तो पहले इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर माइनस में इसका कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब काफ़ी इजी ही रहता है, इसको बस कैलकुलेशन करना है। जैसे कि 250 है गुना 27% है, तो प्रतिशत यानी बट्टा में 100, ठीक है। 0 से 0 चला गया, 5 से काट देंगे 25, 5 से 2 बार में कट जाएगा, ये 27 पंचे 135/2, तो 135/2 यानी 67.5, है ना, 67.5 होगा, 135/2 तो 67.5 हो गया। और इसका जब करेंगे तो ये क्या, परसेंटेज से 2 शून्य चला जाता है, ठीक है। और फिर ये पॉइंट से करेंगे तो ये आएगा नीचे 2 शून्य, फिर 1 शून्य ये चला जाएगा, तो यानी कि 2/10 हो गया, यानी कि 0.2 हो गया। तो 0.2 इसमें घटाएंगे तो 67.3 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का योग 25 है और उनके बीच का अंतर 15 है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए दोनों संख्याओं का योग दिया है 25,
दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, दोनों संख्या मान लीजिए x और y, दोनों का अंतर दिया हुआ है 15, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोनों को जोड़ दीजिए तो x ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, यानी 2x बराबर कितना हो गया 25 से 15 40। तो 2 से काट दीजिए तो x का मान कितना आ गया 20, x का मान 20 आ जाएगा और x प्लस वाई बराबर 25 है तो y का मान कितना आ गया 5। तो एक संख्या हो क्या 20 और एक हो जाएगा 5, तो इसको कट करेंगे तो 5 चौक 20 यानी 4:1। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो दी गई सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें क्या किया 64 में 4 माइनस हुआ, फिर इसमें 8 माइनस हुआ, 64 में 4 गया 60, 60 में फिर 8 गया और फिर इसमें माइनस हुआ 12। ठीक है, तो यानी कि 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16 होगा, यानी कि 40 में 16 माइनस करेंगे कितना होगा 24 होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ है कि आज क्या पहला क्लास है, तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ठीक है वो उनको ये चीज़ बताना है कि जैसे कि मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस सब का साथ में सोल्व कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को ये भी होता है कि मैथ और रीजनिंग उसका काफ़ी अच्छा रहता है, तो वो लोग सोचते हैं उनका मन में रहता है कि मैथ रीजनिंग के अलावा डिस्कशन हो, सिर्फ मतलब जीके जीएस का अलग हो, ताकि आप मैथ रीजनिंग में आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। या तो आप मतलब कमेंट कीजिएगा कि मैथ रीजनिंग का अलग वीडियो कर दें और जीके जीएस का अलग कर दें, ऐसा, या तो पूरा सभी क्वेश्चन एक साथ चल लेते पूरा सेट। ठीक है, तो जिनको जैसा अच्छा लगता है वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा कमेंट जिसका जिस टाइप का आएगा तो उस हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि 2 कमेंट करना है कि पूरा सेट को एक साथ चलना चाहिए, सभी प्रश्न एक साथ एक ही वीडियो में, या तो मैथ रीजनिंग का एक अलग वीडियो और जीके जीएस का एक अलग वीडियो, यानी कि 2 वीडियो में ये अपलोड करें। ठीक है, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केले का मूल्य लीची से अधिक है। ठीक है, तो केला यहाँ पर लिख दिए और लीची से अधिक है, लीची यहाँ पर लिख दिए, नीचे लिख दिए क्योंकि लीची से अधिक है केला। फिर केले का मूल्य कीवी से कम है, तो केले का मूल्य कीवी से कम है, यानी कीवी और ऊपर चला जाएगा। ठीक, देखिए 2 लाइन में ये आया, पहला क्या कथन है केले का मूल्य चीनी से अधिक है, और दूसरा है केले का मूल्य कीवी से कम है। ठीक है, अब क्या बोला है कि कीवी का मूल्य, जो ये कीवी का मूल्य है, तीसरा कथन है कीवी का मूल्य केले और लीची से अधिक है, तो ये सही है, केले और लीची से अधिक है। अब क्या बोला कि यदि दोनों कथन 1 और 2 सत्य है, यानी कि 1 और 2 अगर सत्य है तो तीसरा क्या होगा, तो तीसरा भी काफ़ी स्पष्ट है कि कीवी का मूल्य केले और लीची से अधिक है, तो ये आंसर आसानी से निकल जाता है, यानी ये सत्य होगा तीसरा भी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर है 29। एक खंभे के शीर्ष का उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये क्या होता है, ये वाला ऐसे बना देना है, सिंपल टेंजेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है। यानी कि ये देखिए खंभे है और खंभे का जो है शीर्ष ये है, उसके पाद से 20 मीटर की दूरी, यानी कि 20 मीटर की दूरी से इसका जो उन्नयन कोण है, यानी कि ये वाला कोण ये 45 डिग्री है। तो पूछा खंभे की ऊंचाई, यानी कि ये वाला पूछा ऊंचाई, तो ऊंचाई से रिलेटेड ये क्या है टेन थीटा में आता है, लंब है ना, ये लंब पूछा है, तो लंब बटा ये आधार हो जाएगा, तो लंब बटा आधार, और ये थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री मान कितना था 1 बराबर क्या हो जाएगा ऊंचाई, यानी कि ये ऊंचाई जो है लंब हाइट बटा आधार का कितना है 20, तो ये 20 इधर आ जाएगा, तो हाइट कितना आ जाएगा, वो हाइट भी 20 आ जाएगा। तो 45 डिग्री में मान क्या हो जाता है, दोनों सेम हो जाता है, यानी कि 45 डिग्री का है, तो ये ऊंचाई और ये आधार ये दोनों सेम हो गया, यानी कि खंभे की ऊंचाई कितना हो गया 20 मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे से संबंधित है। तो पहले में क्या है, देखिए b-1 किया है,
फिर एस कितना है, एस है 19वें स्थान पर, एस -2 किया है, ठीक है। एक पहले क्या किया, -1 फिर -2, फिर इसमें क्या हुआ +1 है ना TU, अब फिर 14 2 16 +2, यानी कि पहले दो में क्या कह रहा -1 -2 फिर है +1 +2, उसी प्रकार इसमें कर देंगे। -1 करेंगे तो C, फिर -2, 14 में से 2 गया तो 14 में से 2 गया 12, यानी कि L, CL ऑप्शन नंबर 3 में ये आंसर हो गया डायरेक्ट यहाँ। नेक्स्ट है कि एक व्यापारी खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत, यानी कि 20 वस्तुओं का लागत यानी कि कॉस्ट प्राइस 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। अब पूछा है कि व्यापारी को क्या होगा, लाभ या हानि होगा, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है। अब देखिए SP यानी विक्रय मूल्य बटा ये कर देंगे क्रय मूल्य, ठीक है। CP ले आए, यहाँ इसको इधर कर दीजिए तो 20/15 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है, ये 5 ज़्यादा है क्रय मूल्य से, है ना, क्रय मूल्य नीचे आ गया तो 5 ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो ये क्या होगा, ज़्यादा है यानी कि लाभ है ना, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ है। अब बटा में क्रय मूल्य कितना है, दे देंगे 15 गुना 100, अब इसको काट दीजिए 5 × 15 यानी कि 100/3, 100/3 यानी 33.33% लाभ होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 कितने लोगों को मिला? तो 6 लोगों को मिला, ठीक है। अब देखिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार पूछा गया है तो आप निश्चित रूप से कन्फर्म 100% मान के चलिए, आपका एग्जाम जब होगा तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो करंट अफेयर का है वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है और याद कर लेना है, ठीक है। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है ये 2024 किसे मिला? तो देखिए 2024 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 7 लोगों को मिला, ठीक है, जिसमें एकमात्र भारतीय है, किसको? आलोक शुक्ला को मिला है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसको मिला है? तो वो है आलोक शुक्ला, का नाम याद रखना है, ठीक है, आलोक शुक्ला को मिला, ठीक है। और टोटल 7 लोगों को मिला है। नेक्स्ट है देखिए 0.27 का स्क्वायर है, फिर माइनस है 0.13 का स्क्वायर है, बट्टा में वही चीज़ है ना 0.27 प्लस 0.13 है, सेम चीज़ें हैं यहाँ और यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पर सेट रहता है ना, A² - B², A² - B² का बराबर क्या होता है? A + B × A - B। तो A + B ऊपर में लिखेंगे तो ये वाला चीज़ प्लस में होगा तो प्लस वाले में से प्लस कट जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ बचेगा माइनस वाला, A - B बचेगा, यानी कि 27 में 13 घटाइए कितना आएगा? 14, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष में शुरू किए गए थे? तो ये शुरू हुआ था 2014 में, ठीक है। नीति आयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमें आपको याद रखना है हमेशा। जैसे पहले नीति का फुल फॉर्म क्या आता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेशनल इंस्टीट्यूट भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूशन होता है ना, TUTION, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ था। नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। नीति आयोग का वर्तमान CEO कौन है? तो R सुब्रमण्यम है, CEO सुब्रमण्यम, ऐसे याद रख लेना है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी हैं अभी। नेक्स्ट है धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता वो कहलाती है तन्यता, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये भी आता है सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? तो वो है सोना। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु भी पूछे तो वो भी है सोना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है असंगत चुनिए, तो क्या है? IJ है ना, यानी कि IJ, फिर है MN, फिर EF OP, यहाँ तक तो सही है, फिर है GH CD KL, सब बढ़ा हुआ है एक एक, QR ये भी सही है। अब बीच वाला देखते हैं J - 3 है ना, 10 में से 3 ये 7,
फिर 6 में से 3 गया 3, फिर 14 में से 3 गया 11, फिर 16 में से 3 जाएगा, लेकिन यह क्या बढ़ा हुआ है ना PQ, तो ये बीच वाला इसमें गलत है, इसमें मतलब सबसे अलग है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक, नेक्स्ट है URL का फुल फॉर्म क्या होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। URL, USB ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों में होता है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो URL का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा URL का मतलब होता है आपका होता है यूनिफॉर्म होता है, मालूम, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और एक होता है USB। ठीक है, USB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बस ही होता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि यूनिवर्सल सीरियल बस होगा कि नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना है USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस ही होता है। ठीक है, इसी तरह कुछ क्वेश्चन आता है, रैम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म पूछेगा तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। और कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को। और फिर लेन का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो लोकल एरिया नेटवर्क। फिर वेन का पूछा जाएगा WAN, तो वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट है कि दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा कथन में निहित है। तो पहला क्या है कि एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की अधिकतम संभावना होती है, एक धनी व्यक्ति को ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो धारणा क्या, धनी व्यक्तियों में मृत्यु का अधिकतर कारण मधुमेह है, ये गलत है, मालूम, ऐसा नहीं होता है। फिर गरीब व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ना तो 1 ना ही 2 सही है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो गांधी सागर बांध ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे कि सर्वाधिक वन क्षेत्र का है मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक बाघों की संख्या का है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन यादव है, और राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन की खेती भी मध्य प्रदेश में होता है, और सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य भी मध्य प्रदेश बन गया है। ठीक है, और कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, जो कि नामीबिया से जो चीता लाया गया था तो कूनो नेशनल पार्क में ही रखा गया था, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कूनो नेशनल पार्क। हीरा पन्ना ज्वेलर्स जो है, मतलब हीरे की खान जो है वो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, पन्ना में है। ठीक है, ये हीरे का एकमात्र उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। रही बात बांध की, तो इस गांधी सागर बांध पूछा है किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। अब देखिए गांधी सागर बांध किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, ये सभी पॉइंट जो है ना पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है। याद ऐसे कर लेना कि हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी हीराकुंड बांध महानदी पर है। ना जाने कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कतई जहर प्रश्न है, याद रखना है। दुनिया का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, और हीराकुंड बांध है महानदी पर है, यानी हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी हीराकुंड बांध महानदी पर है। किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि सीधे ग्रेविटी वाला दुनिया का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछे तो वो है भाखड़ा बांध, जो कि सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में पहला संशोधन देश में किया गया था। पहला संशोधन 1951 में हुआ था, जो कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन के तहत ही। 9वीं अनुसूची जो कि संबंधित है किससे, भूमि सुधार संबंधी से संबंधित है। ठीक है, अच्छा पहला संशोधन हो गया संविधान में। ठीक है, अगर पूछे प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था, तो वो 1976 में हुआ था ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें कि प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, अच्छा अब तक संविधान में कितना संशोधन हुआ है, तो अभी वर्तमान 2024 तक है ना 106 संविधान संशोधन हो चुका है। और 106वां क्या है, तो वो है लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के सीटों में न 33% का आरक्षण है ना, 33% का महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है
इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? तो इनसेट 1B को शुरू किया गया था 1983 में। 1983 में और क्या हुआ था? तो भारत पहला क्रिकेट विश्व कप जो है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप पुरुष वाला ये कब जीता था? 1983 में ही जीता था। दूसरा 2011 में जीता था। जब पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या है? तो पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम है ऑपरेशन शक्ति, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि जो है पहला परमाणु परीक्षण, जो पहला परमाणु परीक्षण ये कब हुआ था? 1974 में हुआ था पोखरण में। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। अब पहला जो परमाणु परीक्षण यानी कि परमाणु पोखरण परीक्षण 1 फर्स्ट का कोड नाम क्या था? वो था स्माइलिंग बुद्धा, ये वाला स्माइलिंग बुद्धा पहले वाला का। दूसरे वाला का ऑपरेशन शक्ति। जब पहले वाला जो है ये 1974 में हुआ था पहला परमाणु परीक्षण, और दूसरा हुआ था 1998 में। ये दूसरा क्या हुआ? 1998 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 83 है। तो एक्स वाई माइनस 1/xy का मान क्या होगा? ठीक है, यानी इसको ऐसे समझिए, इसको मान लीजिए x पूरे, इसको मान लीजिए y। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर दिया हुआ है, तो x माइनस वाई पूछा है। ठीक है, तो इसका वो फार्मूला लग जाएगा कौन? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो ab देखिए ये ऊपर और नीचे सेम है तो कट जाएगा, तो ab का मान कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए इतना बराबर हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई, है ना। इसका क्या हो जाएगा? देखिए एक्स वाई प्लस 1/xy का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये जो -2 हो जाएगा, 83 -2 हो जाएगा इधर। ठीक है, तो फिर एक्स वाई प्लस 1 इसको ऐसे करते हैं, इसको माइनस के रूप में लिखते हैं क्योंकि यहाँ माइनस में पूछा है ना, तो माइनस के रूप में लिखेंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर प्लस इसको देखिए, इसको क्या करेंगे? x माइनस का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, हाँ, एक्स वाई माइनस 1/xy का होल स्क्वायर और हो जाएगा क्या? प्लस 2ab यहाँ पर, है ना। और ab से भी ये कट जाएगा और क्या बच जाएगा? तो इसको जब करिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका माइनस में है तो -2ab होगा। ठीक है, और यहाँ प्लस 2ab कर दिए तो कट जाएगा, तो यही बच जाएगा। ठीक है, सेम, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर ये 2 को इधर कर दीजिए, 83 में से 2 चला गया तो 81, और फिर ये स्क्वायर को इधर कर देंगे तो 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9, यानी इसका मान क्या हो जाएगा? 9। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 9। नेक्स्ट है सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो यहाँ से अशोक के बारे में पूछा है ना, सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद रखना है, आपके एग्जाम में काफ़ी ये हेल्प करेगा, है ना। तो जैसे सांची का स्तूप पूछा तो अशोक ने, धामे का स्तूप पूछे जो कि उत्तर प्रदेश में धामे का स्तूप, और सांची का स्तूप कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। ठीक है, तो सांची का स्तूप पूछे किसने निर्माण करवाया? अशोक ने। धामे का स्तूप का निर्माण अशोक ने। महाबोधि मंदिर जो गया में है उसका निर्माण भी अशोक ने। केसरिया स्तूप जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूप है, जो कि है कहाँ? चंपारण में है, तो उसका निर्माण भी अशोक ने करवाया। श्रीनगर के शहर की स्थापना अशोक ने करवाया था। सारनाथ स्थित जो स्तंभ का निर्माण भी अशोक ने करवाया था। ठीक है, एक बार फिर समझिए, जैसे सांची का स्तूप, धामे का स्तूप, महाबोधि मंदिर, केसरिया स्तूप, श्रीनगर और सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, अब बिंदुसार का पुत्र था अशोक, है ना। तो देखिए ये बिंदुसार जो है
ये बिंदुसार इसी तरह कन्फ्यूजन वाला आएगा आपका बिंबिसार, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है हमेशा। ये बिंबिसार जो था ये था हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, अब बिंदुसार का पुत्र था अशोक था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था ये चाणक्य, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, अशोक का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। कब? 304 ईसा पूर्व में हुआ था, और 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक का जन्म हुआ था। इसलिए जो पाटलिपुत्रा में बौद्ध संगीति हुआ था, कि कौन सी हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में, वो अशोक के समय ही हुआ था। जब एक क्वेश्चन आता है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पढ़ा था। नेक्स्ट है, स्त्री केसर फूल में डैश होता है, तो स्त्री केसर फूल में एक स्त्री जनन अंग होता है, ठीक है। अच्छा, केसर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट है, एक कालीन की लंबाई इतना है मीटर है, तो इससे इतना मीटर की लंबाई वाले कालीन के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं, तो इतना बटा इतना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 20 दूनी 40 5 45/2, और भागा कर देंगे 4 दूनी 8 1 9/2, यानी कि गुना करेंगे उलट जाएगा, यानी कि 2/9, यानी 2 से 2 ये कट गया और 9 बचे 45, यानी 5 टुकड़े बनेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है कि किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने का पत्थर का उपयोग किया जाता है, तो चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है किसमें? सीमेंट में, ठीक है, सीमेंट में किया जाता है, ठीक है। अब सीमेंट का खोज किसने किया था, इसका आप कमेंट कीजिए, तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। सीमेंट का खोज किसने किया था? तो सीमेंट का खोज किया था जोसेफ आस्पदिन ने किया था, ठीक है, याद रखना, जोसेफ आस्पदिन ने किया था। और सीमेंट का अगर पूछा जाए कि मुख्य घटक कौन होता है, तो चूने का पत्थर होता है, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? तमस का लेखक कौन है, तो ये भीष्म साहनी है, ठीक है। ये सभी प्रश्न, ये सब क्या है, अपने आप में अति महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न, क्योंकि ये सभी पूछा हुआ है, ठीक है, ये पूछा हुआ है, और इसी से रिलेटेड इसी टाइप के प्रश्नों को आपको तैयारी करना है। एक कक्षा में 48 छात्र है और किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का 3/8 है, तो उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या डैश होगी, ठीक है। और देखिए इसी टाइप के प्रश्नों को, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, इस टाइप का लगातार अगर सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते रहते हैं, तो आपका सटीक तैयारी हो जाती है। आप आसानी से इसी टाइप के सेम प्रश्न, बस आपका जो है ये जो नंबर है ये चेंज रहेगा, सेम इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा और आसानी से आप बनाते चले जाएंगे। तो प्रैक्टिस पहले से हुआ रहता है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो एक कक्षा में 48 छात्र है, किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का इतना है, तो इतना उपस्थिति है, तो ऐसे भी बना सकते हैं इसको 48, और उपस्थित कितना है 3/8, यानी कि 8 छक 48, यानी 6 18 उपस्थित है, तो टोटल है 48, तो 18 उपस्थित है, तो अनुपस्थित कितना हो जाएगा 30, है ना, 30 18 48, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, इतना अनुपस्थित है। नेक्स्ट है, किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता इतना है मीटर क्यू, यानी कि आयतन, क्षमता जो होती है वो आयतन होती है। अगर टंकी की त्रिज्या 21 मीटर है तो टंकी की गहराई क्या होगी, तो आयतन वाला सूत्र लगाएंगे तो बन जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर कितना है 21, पाई आर स्क्वायर एच, और ये दिया हुआ है कितना आपका 2376, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए, ऊंचाई का मान निकल जाएगा आंसर आसानी से। तो इसको काट दीजिए 7 या 21, फिर 11 से काट दीजिए इसको, 11 दूनी 22, फिर 11 से ये भी कट जाएगा, 11 दूनी 22, और 1 है तो 11 कहीं 11, और 11 छक 66, ठीक है, 216 से वो कट गया। अब कटेगा कैसे? 2 3 दूनी 6, या तो 3 से पहले काट दीजिए इसको, 3 7 21, और 3 दूनी 6, अब 2 से कट जाएगा ये 36 दूनी 72, ठीक है, 36 दूनी 72। अब इधर बचा 21 और इधर 36 है, तो 21 को काट सकते हैं
3 से 7 और उधर 12, यानी कि 12/7। तो इसको 12/7 करेंगे तो कितना आएगा, तो 7 कहीं 7, ये एक वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये तारापुर में स्थापित किया गया था, यानी कि पहला जो भारत का है नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये तारापुर में स्थापित किया गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से चैप्टर है, जो कि सभी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। काकरापार जो है ये गुजरात में है, काकरापार परमाणु संयंत्र जो है गुजरात में है। और कैगा कर्नाटक में है। और कलपक्कम जो है, कलपक्कम परमाणु संयंत्र ये किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। कलपक्कम या तो एक है कुडनकुलम, तो कलपक्कम और कुडनकुलम ये दोनों तमिलनाडु में है। नरोरा विद्युत संयंत्र कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, नरोरा यूपी में है। नेक्स्ट है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित होगा। पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित होगा, यानी कि बार बार वही पैटर्न रिपीट होगा। तो इसका क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन में इसका सेटिंग करेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसमें सेटिंग करेगा, जो कि ए यहाँ डालिएगा तो ए क्या हो जाएगा, डबल ए, और यहाँ पर क्या है, डी। ठीक है, डबल ए बी सी डी, फिर आएगा यहाँ बी, यानी कि ए डबल बी सी डी। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पर बी, ए बी डबल सी डी, फिर यहाँ आएगा ए और यहाँ आएगा ए, यानी कि इसमें हो रहा क्या मालूम, एक बार डबल ए बी सी डी, फिर आएगा आपका डबल ए हुआ, फिर क्या हो जाएगा डबल बी सी डी, फिर हो जाएगा ए बी डबल सी डी, फिर हो जाएगा ए बी सी डबल डी। ठीक है, ए बी सी डबल डी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी और 12 महिला कर्मी साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इसको 2-3 तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन पहला सिंपल तरीका जो है वो इसी तरीके से आपको बना लेना है कि जब भी या करके दे, यानी कि 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी काम को 26 दिनों में कर सकता है, तो डायरेक्ट इसको गुना करके लिख दीजिए 15 × 20 × 26, डायरेक्ट लिख दीजिए 15 × 20 × 26। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो उस पर चलते हैं। उसी कार्य को 30 पुरुष और 12 महिला कर्मी कितने दिन दोनों साथ मिलकर करेगा। तो इसमें करना क्या है, देखिए ऊपर गुना कर देना तीनों को, 15 × 20 × 26, और नीचे लिखना है जैसे यहाँ लिखा 30 पुरुष, तो पुरुष वाले को गुना करना है ये महिला वाले से। ठीक है, पुरुष वाले को गुना करना है महिला वाले से, यानी कि 30 × 20 करेंगे कितना आ जाएगा 600। फिर बोला 12 महिला कर्मी, तो 12 महिला कर्मी महिला है, इसको गुना करेंगे पुरुष के साथ, तो 12 × 15 कितना है 180 है, ये दोनों को जोड़ देंगे। यानी कि इस टाइप के जब भी कोई हिसाब आए इससे बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा, आंसर सटीक आएगा। ठीक है, इसी तरह बना लेना, आपको डायरेक्ट गुना कर दिए और दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिए। क्या किया, जैसे 30 पुरुष और 12 महिला के बारे में पूछा, तो पुरुष को महिला से गुना कर दिए, महिला को पुरुष से गुना करके जोड़ दिए यहाँ। तो देखिए यहाँ 600 और यहाँ 180, 780 हो जाएगा नीचे। ठीक है, ये शून्य से शून्य चला जाएगा और 13 से ये कटेगा, देखिए 13 दूनी 26 और 13 छक 78, फिर इसको काटिए 2 तिया 6 और 3 से ये कट जाएगा, 3 पच्चे 15, यानी कि 5 दूनी 10, ये 10 बचा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है 5000 रुपये के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। तो इसका क्या होता है, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है P गुना, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, P गुना R/100 का होल स्क्वायर गुना 3 + R/100। ठीक है, ये इस फॉर्मूले पर बनाइएगा, ये 3 वर्ष का अंतर हो जाता है, यानी R का मान कितना देगा 10, 10/100 कितना हो जाएगा
1/10 स्क्वायर करेंगे यानी कि पी कितना है 5000 और 1/10 से इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/100 फिर गुना है इसको आर का मान कितना है 10 तो यहाँ 10/100 करेंगे यानी कि 1/10 और 10 या 30 इसका एलसीएम ले 30 और प्लस 1 यानी कि 31/10 हो जाएगा। तो 31/10 यहाँ लिख दिए ठीक है। अब इसमें 100 में देखिए 2 शून्य है और 1 शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य ये कट गया और बच गया क्या 31 गुना 5 यानी 155। तो इसका आंसर हो जाएगा 155। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है दो समरूप त्रिभुजों PQR और XYZ के परिमाप क्रमशः 48 और 24 सेंटीमीटर है ठीक है। दो देखिए त्रिभुज क्या है PQR, पहले क्या है PQR और फिर क्या है XYZ। तो फिर इसमें क्या लिखा है आगे, इसका परिमाप 48 और 24 है। तो XY, तो XY देखिए XY नीचे है तो XY नीचे लिखेंगे, XY का मान कितना 12 तो ये नीचे लिखेंगे। तो PQ का मान, तो PQ ऊपर वाला त्रिभुज में तो यानी इसका मान पूछा है ठीक है। x मान लिए तो x का मान पूछा है। तो देखिए परिमाप में क्या होता है मालूम, भुजा का अनुपात जो होता है वो दोनों बराबर होता है। भुजा का अनुपात, लंबाई का अनुपात, परिमाप का अनुपात दोनों सेम होता है, बराबर होता है ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल में पूछे तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भुजा के स्क्वायर का अनुपात होता है ठीक है। क्षेत्रफल अगर दिया हुआ रहता है कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ये है तो भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन परिमाप दिया हुआ है तो बराबर होता है सेम। यानी कि PQR का परिमाप कितना था 48 दिया हुआ है तो इसको बराबर में लिख सकते क्या, ऊपर में 48 और नीचे क्या 24, तो 24 कर दिए तो 24 दूनी 48। अब 2 इसमें गुना हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी x का मान क्या हो जाएगा 24। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा है ना, 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया ठीक है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना आपको। जैसे टिहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। नागार्जुन बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। याद ऐसे रख लेना है कि जैसे कि महाभारत में अर्जुन का सारथी कौन था, तो कृष्ण भगवान थे, तो ऐसे रिलेट कर लेना है। नागा अर्जुन यानी अर्जुन, नागार्जुन किस नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध तो कृष्णा नदी पर है ना, इसका सारथी थे कृष्ण भगवान, तो नागार्जुन कृष्णा नदी पर। श्रीशैलम बांध भी कृष्णा नदी पर है और अलमाटी बांध पूछे तो कृष्णा नदी पर है ठीक है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, इसको ऐसे रिलेट कर लीजिएगा कि कृष्ण भगवान जो है बचपन में क्या माटी खाए थे है ना, माटी खाए थे यानी अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है ठीक है। तो 3 बांध हो जाएगा अति महत्वपूर्ण है, नागार्जुन, श्रीशैलम और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। मैथन बांध पूछे तो बराकर नदी पर है। नेक्स्ट है दो संख्याओं का जो HCF है ना मोसोपो 6 है, उनका LCM जो है 84 है। तो दोनों संख्याओं में से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि देखिए होता है ये LCM गुना HCF सूत्र होता है, बराबर लिखते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या ठीक है। तो इसको इसी फॉर्मूले पे बनाते हैं, तो यानी कि HCF और LCM दे दे और एक संख्या दे दे तो इसको कर देते हैं LCM गुना HCF और बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखिए HCF और LCM दिया हुआ है तो पहली संख्या ये है गुना दूसरी संख्या निकालना है, तो ये इससे भागा दीजिए 42 दूनी 84, 2 12 में कटा और 2 6 12, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है उड़ीसा। बॉक्साइट वो किसका अयस्क है, तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। उड़ीसा से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना है। जैसे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ उड़ीसा में है, और पहले ये भी याद रख लीजिए जैसे बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक उड़ीसा है ना, तो सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य भी उड़ीसा है ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछे उड़ीसा, पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, लिंगराज मंदिर उड़ीसा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो उड़ीसा में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है, उड़ीसा में। नव कलेवर है ना, नव कलेवर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक 43, 44, 65, 41, 53, 65, 62 है,
इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो काफ़ी इजी रहता है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए काफ़ी भारी हो जाता है। तो बहुलक मतलब क्या होता है, जितने भी डाटा दिया हुआ है उसमें जो सब ज़्यादा बार आया है, जो बहुत बार आया है वही बहुलक होता है। तो जो बहुत बार आएगा वही बहुलक होगा। यानी कि इसमें देखिए 65 2 बार आया है, ठीक है, बाकी सब एक एक बार है, लेकिन 65 2 बार है, यानी बहुत बार आया 65, इसका आंसर हो गया 65। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 60। एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए, यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है, यानी कि 60% सफल हुआ तो असफल परसेंट में कितना है, 40 है, ठीक है, और छात्रों की संख्या असफल वाला है 240 है, ठीक है। तो 100% अगर निकालेंगे तो 40 नीचे आ गया, गुना 100 करेंगे यानी 4 छक 24, यानी कि 6 से कटेगा यानी 600 टोटल हो गया। उसमें पूछा क्या है कि सफल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो सफल होने वाला है 60% है ना, तो इसका 60% निकाल दीजिए, परसेंट से 2 शून्य चला जाएगा, 6 छक 36, 360 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति वर्ष $, में 12,000 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है, तो अमीर देश कहा जाता है ना। $12,000 से जो अधिक है प्रति व्यक्ति आय, उसे अमीर देश कहा जाता है। हेपेटाइटिस रोग किसके कारण होता है, तो हेपेटाइटिस रोग जो होता है ये होता है विषाणु के कारण, यानी वायरस के कारण। वायरस की खोज किसने किया था, इवानोवास्की ने किया था, इवानोवास्की। और जीवाणु की खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डेस द्वारा किया गया था, तो जावा का आविष्कार किया था जेम्स गोसलिंग, है ना, जेम्स गोसलिंग ने किया था। भौतिकी का कौन सा भाग द्रव के गुणों से संबंधित है, तो द्रव के गुणों से संबंधित है द्रव अस्थितिकी, है ना, द्रव अस्थितिकी। अच्छा, भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था, तो भाग लिया था पहली बार 1900 में, ठीक है। अच्छा, ओलंपिक 2024 जो है ये कहाँ हुआ था, टोक्यो में हुआ था। और ओलंपिक जो 2000 अभी लाटेस्ट हुआ है 2024 कहाँ हुआ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। ओलंपिक की बात करते हैं, देखिए ये सब क्या महत्वपूर्ण खेल में क्या होता है, कहाँ हुआ था और कहाँ होगा, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो आपको याद रखना है। ओलंपिक जैसे पूछ लिया जाएगा कि ओलंपिक 2020 में कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था जापान की राजधानी टोक्यो में। 2024 में कहाँ हुआ, तो ये हुआ है पेरिस में ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अच्छा, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में ये कहाँ हुआ था, बीजिंग में हुआ था। शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ होगा, तो वो होगा इटली में, ठीक है। जो 2022 और 26 वाला है वो शीतकालीन ओलंपिक है, 2020-24 वाला है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ठीक है। अच्छा, 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें कुल कितना पदक भारत जीता था, तो 7 पदक जीता था ना। 1 जीता था स्वर्ण पदक, फिर 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक, है ना, 1 2 का 4, 7 पदक। लेकिन जो 2024 में पेरिस में हुआ था इसमें 1 पदक कम हो गया, यानी कि 6 पदक ही जीता है, ठीक है। उसमें 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक है, यानी स्वर्ण पदक कोई भी नहीं जीत पाया। और जो कि 2024 का पेरिस ओलंपिक में भारत किस स्थान पर रहा था, तो 71वें स्थान पर रहा था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर कितना देगा 154, तो 22 सती 54 से ये 7 गुना उधर कर दीजिए तो 7 गुना 7, और आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 है, तो आर बराबर कितना हो गया 7, ठीक है, यानी त्रिज्या का मान हो गया 7। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर का मान कितना है 7, तो 7 से ये 7 चला गया, 22 दूनी 44, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था, तो श्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ जो हुआ था, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत जो हुआ था 22 जनवरी 2015 को, उसी के तहत सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज देश में फहराया गया था, तो 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज ये कब फहराया गया था, तो कोलकाता में फहराया गया था, ठीक है। इसी टाइप के 2-3 प्रश्न ऐसे आता है, जैसे कि राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था, तो
तो 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अच्छा, राष्ट्रीय गान जो है, राष्ट्रगान, ये पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर है 5, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 2 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसमें क्या क्या मालूम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठा दीजिएगा, यानी कि इसको दोनों तरफ स्क्वायर करिए, तो क्या होगा? टेन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab में क्या होता है? ए कितना है? टेन थीटा, और बी में क्या है? कोट थीटा, यानी कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा दोनों की तरफ स्क्वायर करिए। ठीक है, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab में 1 हो जाता है, तो 2 होगा, तो 2 उधर चला जाएगा, 5 में से 25 हो गया पहले, है ना, 25 स्क्वायर किए थे 25 हुआ, तो 25 में से 2 चला जाएगा तो 23 होगा। ठीक है, तो इसका मान आ गया 23, है ना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 23। ठीक है, तो अब यहाँ से समझते हैं फिर से, तो 23 इसका मान हो गया 23, तो 23 अब प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा का मान है 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री मान होता है √3, तो स्क्वायर है तो √3 को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, यानी 3 दूनी ये 6 हो गया। ठीक है, 6 और 23 कितना हो गया? 29। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, RTI अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार, ये कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार ये लागू हुआ था अक्टूबर 2005 में। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? तो अस्थायी सदस्य देखिए टोटल होता है 15 सदस्य। ठीक है, तो उस जिसमें कि अस्थायी होता है 10 और 5 होता है अस्थायी सदस्य। ठीक है, तो अस्थायी पूछा है तो 10 सदस्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अस्थायी सदस्य कौन कौन सा है? 5 देश, उसको याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो अस्थायी सदस्य जो 5 है वो कौन कौन सा है? तो वो है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। ठीक है, इसको एक लाइन में याद रख लेना, ABC को फाड़ दो। ठीक है, ABC को फाड़ दो, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फाड़ से हो जाएगा फ्रांस और रूस। ठीक है, ये 5 देश है अस्थायी सदस्य। अच्छा, UNO की स्थापना कब हुआ था? तो UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। वही 24 अक्टूबर से UNO दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। UNO का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है। UNO का वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतरेस है ना, एंटोनियो गुतरेस। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? तो मलाला यूसुफजई, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार इसे मिला है मलाला यूसुफजई को। इनके साथ मिला था 2014 में अपना भारत का था एक कैलाश सत्यार्थी, है ना, आज़ाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक कैलाश सत्यार्थी है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की बात है तो नोबेल पुरस्कार से प्रश्न पूछा जाएगा, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इसलिए नोबेल पुरस्कार जो अभी 2023 में लेटेस्ट है वो किसको किसको मिला आप याद किए होंगे। एक बार यहाँ पर आपको रिवीजन करवा देते हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो जिससे 4 तो सब्जेक्ट ही हो जाता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और चिकित्सा और अर्थशास्त्र, ये 4 हो गया। फिर है शांति और साहित्य, ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, फिजिक्स में किसे किसे मिला तो याद किए होंगे, आपको रिवीजन करना है सिर्फ। ठीक है, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो पिएरे अगोस्टिनी, 3 लोगों को मिला। ठीक है, पिएरे अगोस्टिनी, फेरेंक क्राउस और एल ह्यूलियर। पिएरे अगोस्टिनी, फेरेंक क्राउज और एल ह्यूलियर, ये 3 लोगों को। केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को मिला, मोंगी जी बबेंडी, लुइस ब्रूस और अलेक्सी एकिमोव। ठीक है, इसमें केमिस्ट्री वाले में ध्यान दीजिएगा तो वो तीनों में आएगा, मोंगी जी बबेंडी, लुई ब्रूस और अलेक्सी एकिमोव। ठीक है, ये केमिस्ट्री में मिला। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 का 2 लोगों को मिला, वो है कैटालिन कारिको और डू बिस्मैन। कैटालिन कारिको और डू बिस्मैन, ये चिकित्सा में मिला। और अर्थशास्त्र में किसे मिला? तो अर्थशास्त्र में मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को। इसे याद ऐसे रख लेना है कि अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था आपका स्ट्रॉन्ग हुआ
जब आपके पास गोल्ड रहेगा। तो गोल्ड जैसे ही आएगा अर्थशास्त्र, यानी तुरंत ऑप्शन में रहेगा, दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि अर्थव्यवस्था आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा जब आपके पास गोल्ड रहेगा, यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। इसे याद से रखना है, नरगिस को रिलेट कर देना है नाग से, नाग को शांत रहने दो, यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे मिला? तो जॉन फोस्से को मिला है। इसको ऐसे याद रखिए कि साहित्य इतना अच्छा लिखा कि पढ़ने वाले उसमें फंस गए, ठीक है, फंस गए, यानी कि जॉन फोस्से, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोस्से को मिला है, ठीक है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को दिया जाता है और 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, मानते हैं कि बड़ी संख्या x से, ठीक है, और छोटी संख्या y, ठीक है। तो क्या बोला कि बड़ी संख्या को यानी कि x को y से भागा देंगे, ठीक है। तो भागफल के रूप में 6 है और शेषफल में क्या बताया? शेषफल में 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, ये होता है अपना ये होता क्या? भाज्य होता है, ठीक है, ये भाजक है, ठीक है, ये भागफल है। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, यानी कि y गुना 6 करेंगे, यानी कि 6y प्लस शेषफल जो होता है ना 5 बराबर क्या हो जाएगा? ये x, ठीक है। तो 6y प्लस 5 बराबर x हो गया, ठीक है। तो इधर x माइनस 6y बराबर लिख सकते हैं कितना? 5, ठीक है। और आगे क्या लिखा है कि दोनों का अंतर जो है 1540 है, यानी कि x माइनस y बराबर दिया है आपका 1540 दिया हुआ है। तो पूछा क्या है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या हम लोग माने किसको? y को। तो x को काट देते हैं, तो x कटेगा कैसे? दोनों को घटाने पर, यानी माइनस यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, तो x चला जाएगा, यानी कि ये है y एक माइनस में है, y यहाँ नीचे प्लस में है और माइनस 6y है, यानी कि माइनस 5y हो जाएगा इधर, और बराबर में हो जाएगा 5 में से 1540 घटेगा तो माइनस 1535 होगा। तो माइनस 1535 को जब काटिएगा 5 से तो आएगा 307, ठीक है। अब माइनस माइनस दोनों तरफ है तो कट जाएगा, यानी कि y बराबर 307 आ गया आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि नव कलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। नव कलेवर उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। अच्छा, उड़ीसा के बारे में तो बाकी चीज़ें बता ही दिए थे जो पूछा जाता है। बाकी यहाँ पर जानना है आपको क्या? बिहू असम से पूछा जाता है ना कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है? तो असम का, ठीक है। यात्रा पूछे, यात्रा लोक नृत्य जो है ये पश्चिम बंगाल का है। और सिक्किम का है सागा दावा उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। अच्छा, सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इसको कैलकुलेशन करना है तो सिंपल ये 15 गुना 14 करिएगा तो कितना आएगा? 15 चौका 60 और 15 कहीं 15 6 21 है ना, 210 और माइनस करना क्या है? तो माइनस करना है पहले ये 3 3 9 तो माइनस पहले लिख दीजिए ये 3 3 9 और 17 9 कितना हो जाएगा? 17 9 26, ठीक है। अब देखिए 17 9 26, अब इसको पहले जोड़ लीजिए, 210 और 26 कितना हो गया? 236 और 236 में 30 चल जाएगा तो 206। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 में है 206, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि रूट अंडर 3 के पावर n है बराबर 729 है। तो 3 के पावर n को लिख सकते हैं क्या? 3 के पावर n रूट अंडर है तो बटा 2 बराबर 729 को लिखेंगे 3 के पावर 6 लिखेंगे, ठीक है। 3 के पावर 6, अब क्या है? बेस बराबर हो जाएगा 3 3 तो पावर भी बराबर हो जाएगा, यानी कि n बटा 2 बराबर
6 है, तो n का मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 77। इसमें मतलब 5 विद्यार्थी एक घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। 5 विद्यार्थी, ठीक है। उसमें सुनील और सुस्मित के बीच में सुमित है। सुनील और सुस्मित के बीच में सुमित है, तो मान के चलिए यहाँ सुनील है और सुस्मित के बीच में सुमित है, ठीक है। सुनील और सुस्मित के बीच में सुमित है, और यहाँ क्या लिखा, श्वेता के बाईं और सुषमा है, तो श्वेता के बाईं और सुषमा है, तो श्वेता के बाईं और सुषमा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं श्वेता, ठीक है। श्वेता के और बाईं और सुषमा है, ठीक है। तो सुस्मित और सुषमा एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। सुस्मित और सुषमा, सुस्मित और ये था सुस्मित और सुषमा एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है, ठीक है। तो बगल में नहीं बैठा, ये भी सही है। तो एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा, तो सुमित के ठीक बगल में दाहिनी ओर कौन बैठा है, तो सुमित, सुमित यहाँ है ठीक दाहिनी ओर, तो इसका दाहिने हो जाएगा ये सुनील, इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 1 सुनील हो जाएगा, ठीक है। इसका दाहिना इधर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 78 कि नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सदस्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा 164, है ना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 164। ये क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुआ, 1995 में हुआ था, ठीक है। और WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताए गए कथनों में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करता है। तो पहला कथन, मतलब कथन में दिया हुआ है कुछ महिलाएं बुद्धिमान होती है, तो कुछ महिलाएं बुद्धिमान होती है, ठीक है। तो ये महिलाएं और ये हो गया बुद्धिमान। फिर क्या बोला है कि सभी बुद्धिमान इंजीनियर है, तो ये जो बुद्धिमान है ये सभी क्या है, इंजीनियर है, ठीक है। तो अब इसमें निकल जाएगा आसानी से, क्या लिखा है, कुछ महिलाएं इंजीनियर है, तो कुछ महिलाएं जो है इंजीनियर है, ये भी सही है। फिर क्या, सभी इंजीनियर बुद्धिमान है, सभी इंजीनियर बुद्धिमान नहीं है, ठीक है, क्योंकि बुद्धिमान यहाँ पर है, इतना है, कुछ बोलता तो सही होता, यानी केवल एक सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष देश में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये शुरू हुआ था 2003 में हुआ था। नेक्स्ट है साइन 23 डिग्री बट्टा कोस 67 डिग्री प्लस कोस 71 डिग्री बट्टा साइन 19 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए साइन 23 डिग्री का मान है ना, हम लोग लिख सकते हैं क्या मालूम, साइन 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 67 करेंगे तो ये यही आएगा, साइन 23 ही आएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है, कोस थीटा हो जाता है। तो माइनस थीटा में क्या है 67 है, तो ये दोनों का मान बराबर ही हो जाता है, ठीक है। यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि साइन और कोस अगर बट्टे में दिया हुआ है, दोनों का जोड़ का 90 है, तो उसका मान 1 हो जाता है, यानी एक ये हो जाता है और एक ये भी हो जाएगा, दोनों का मान 90 है, कोस और साइन है ऊपर नीचे, तो एक ही उसका मान होगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 रुपये की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है, यहाँ कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए ये 12,50,000 जो है इसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 25%, 25% प्रतिशत से 2 शून्य चला जाएगा, 1 और 2 गया, ठीक है। तो 2 शून्य बचेगा और 125 को गुना करिएगा 25 से तो आएगा 31,25 कहाँ पर है देखते हैं,
आंसर में 31-25 है, ऑप्शन नंबर 2 में इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि 2√2 + 2 इंटू 3√2 - 2 का 13 + 15 का मान होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये यहाँ पर 3 होगा, ठीक है, 3√2 तब हो जाएगा ये a + b इंटू a - b, ठीक है, यही इसका यहाँ पर 3 होना है। तो a + b इंटू a - b में क्या होता है, a² - b², तो a² करेंगे तो 3 3 9 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, तो 9 दूनी 18, a² 18 हो गया -b² यानी 2 दूनी 4, 14 में से 4, 18 में से 4 गया तो 14, 14 फिर का मतलब होता है क्या, गुना, तो 14 गुना 13 अब +15, तो 14 गुना 13 करेंगे तो 14 42, बाकी 4, 14 कहीं 14 4 18 + 15 तो हो जाएगा क्या 197, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है x + 1/x का मान 9 है, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा देना कि x जो है ये और उस ये बटा में है, यानी दोनों गुना करने पर क्या हो जाता है, एक ही हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, 2ab करेंगे तो ये कट जाएगा। तो इसका मान पूछा है तो दोनों को स्क्वायर करते हैं, यानी कि इसको लिख सकते क्या, इसको है ना, इसको लिख सकते क्या, a + b का होल स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे 9 9 81 -2 कर देना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना, 81 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 का नहीं, 81 में से 2 घटाएंगे ना, -2 करेंगे तो 79 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब काफ़ी इजी है, जो लोग नहीं समझ पाएंगे तो ज़रूर बताइएगा। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, इसको जो है क्या लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर -2ab, a b कट जाएगा, है ना, 2ab। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, देखिए यही आएगा। तो ये कैसे, देखिए a² + b² और +2ab हैं, अब -2ab के तो माइनस और ये प्लस कट जाएगा, तो a² + b² आ गया, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे ये बना सेट रहता है, यानी कि इसका मान निकालना है तो इसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज कितना है, तो देखिए इस टाइप का जब रहे, ये बीच मतलब कटा हुआ रहे, तो इसका ये गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 है, यानी कि इसको 2 से गुना करें, 4 दूनी 8, इसमें 8 त्रिभुज मिलेगा। फिर उसमें भी 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, इसमें भी 8 मिलेगा, 8 और 8 कितना हो गया, 16, ठीक है, 16 हो गया। अब देखिए 2 त्रिभुज यहाँ बनेगा, एक ये और एक ये, तो 16 2 18, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 86 में क्या, यदि a + b का अर्थ a b की पुत्री है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या डायरेक्ट लास्ट में पढ़िए क्या पूछा है, p × q - s के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब इसको क्या है कर दीजिए, इसको सॉल्व करिए। देखिए क्या बोला है, p × q, तो इंटू का मान क्या है, इंटू का मतलब यहाँ है कि a b का पुत्र है, यानी कि पहला जो है, यानी p जो है ये इसका पुत्र है, ठीक है, p जो है पुत्र है q का। फिर आगे क्या माइनस है, तो माइनस वाले में क्या है, a जो पहला वाला है ये b की पत्नी है, यानी कि s की पत्नी है q। तो देखिए s की पत्नी q है और पत्नी q है, और q का पुत्र है p, यानी कि q का पुत्र है p और ये महिला है, तो p की माता हो गई q और q का पति है s, तो p का पिता हो गया s, है ना, p का पिता हो गया s, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं, अब ऑप्शन देखते हैं, p का पिता हो गया s, यानी कि s p का पिता है, s p का पिता है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कथनों में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का गलत पालन करता है। पहला क्या है, परीक्षा में सफलता का एक कारण नियमितता है। दूसरा है कि कुछ अनियमित छात्र परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो देखिए निष्कर्ष में क्या देगा, सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं।
ये तो गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। और फिर क्या है, कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, ये सही है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या लिखा था कि कुछ अनियमित छात्र परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं। तो जब कुछ उत्तीर्ण होते हैं यानी कि कुछ अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो यही ऑप्शन नंबर, ये कथन निष्कर्ष 2 में दिया हुआ है, यानी केवल 2 सही है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए आरेख में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं? तो कितने हॉकी खिलाड़ी, तो हॉकी को पहले इसको कलर करते हैं, यहाँ तक है हॉकी खिलाड़ी। अब कितने इसमें फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल को यहाँ पर करेंगे तो ये 2 वाला 2 कवर आएगा, एक 22 और एक 19। अब 22 और 19 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 41 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उस संख्या का चयन करें जो शेष संख्याओं से भिन्न है। अब इसमें क्या किया है, इस सबको जोड़ा है, यानी 5 2 7 और 6 11 7 6 कितना हुआ 13, 13 3 16, 16 और 7 23, ठीक है, 16 7 23 हो गया। अब इसको देखिए 6 3 9 और 7 16 5 21 4 25 है, इसका मान कितना 25 है, लेकिन इसका कितना हुआ था 23 हुआ था। फिर इसको 7 2 9 5 14 6 20 और 3 23 है, इसका मान भी 23 है, इसका मान भी 23 है। इसको 5 और 6 11 3 14 और 7 21 2 23, इसका मान भी 23 है, लेकिन इसका 25 आया था, ये अलग है, आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट है, वो संगत को चुने। तो यहाँ पर क्या है, बाघ, हिरन और तेंदुआ, ये क्या जंगली जानवर है, जबकि गाय एक पालतू जानवर है। नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह पर आएगा। तो इसमें क्या है, देखिए 5 से इसको भागा देते हैं तो कितना आएगा 18, है ना, 18 5 90, और इसको जब 25 में से 7 घटाते हैं तो इसका मान भी 18 आता है, ठीक है, दोनों का मान 18 आ रहा है। जैसे इसको 4 से भागा देंगे 20, है ना, 20 चौके 80, तो कितना में 14 घटाएंगे कि 20 आएगा, है ना, तो 26 में घटाएंगे, है ना। वही पैटर्न पर ये भी है, देखिए 6 से 6 दिन 12 20 चौक 20 से 20, अब 30 में से देखिए 10 घटा तो 20 आया, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है कि उस विकल्प को चुनें जिसमें युग्म के शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए युग्म के बीच शब्दों के बीच है। जैसे केट, बिल्ली क्या है, म्याऊं म्याऊं करती है, केट यानी कि म्याऊं, तो उसी प्रकार आंसर होगा। डक का करता है क्या, क्विक, है ना, ये डक मतलब बत्तख की आवाज़ होती है, क्यूक, क्यूक मतलब बत्तख की आवाज़। नेक्स्ट है, किसी कूट भाषा में इंटरेस्ट को इतना लिखा है, तो उसी कूट भाषा में रिमेंबर को क्या लिखाएगा। तो देखिए इसको उल्टा अगर पढ़िएगा तो ये भी इंटरेस्ट ही लिखा है, पूरे सेम, INTEREST, इंटरेस्ट। तो ठीक उसी तरह उल्टा इसको पढ़ लेना है, कहाँ पर रिमेंबर सही लिखा है, ठीक है, उल्टा से। तो देखिए यहाँ लिखा है रीमेंबर, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। 94 में क्या है, तो इसमें भी रीजनिंग है। इसमें क्या किया है 94 में, इसमें दिमाग लड़ाइए क्या किया है। इसमें देखिए क्या किया है कि 20 16 और 33 ये दोनों को सबको जोड़ा है, 69 आया, ठीक है। इसको भी जोड़िएगा, 27 19 और 23 ये 69 आया, ठीक है। तो इसको भी जोड़ना है, 22 और 15, अब प्लस यहाँ पर कितना जोड़ें कि 69 आ जाएगा, तो इसको प्लस x करके बराबर 69 करना है, फिर यानी कि आएगा आपका 22 और 15 37, तो 37 अगर 69 में घटाइएगा तो आएगा 32, यानी कि यहाँ 32 होना चाहिए, यानी सभी को जोड़कर 69 कर दिया गया है, ठीक है। तो यानी 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, इसमें खाली जगह पर आपको बताना क्या होगा। 2 + 4 किया, ठीक है, 6 हुआ, फिर +6 12, फिर +8 20, फिर प्लस करेंगे 10 30, फिर प्लस करेंगे 12, तो आएगा 42, यानी 30 और 42, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है कि उस विकल्प को चुनें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी से संबंधित है। तो 25 - 16 हुआ, ठीक है, 25 - 16 करेंगे तो 9, यानी कि 25 में 9 घटाएं तो 16 आ गया। उसी प्रकार 41 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 41 में 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 32, इसका आंसर है 32। नेक्स्ट है, इसमें क्या हुआ कि 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है, देखने से ही पता चल जाता है।
ये 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो आगे क्या होगा 7 का क्यूब। आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 7 का क्यूब 343 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अक्षर समूह के एक में 2 आसन्न अक्षरों के बीच कुछ अक्षर लुप्त है और वे अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में, उस अक्षर समूह को चुनिए। यानी कि जो घट रहा है ना वो अवरोही क्रम में, घटते क्रम में। जैसे इसको देखते हैं, जैसे 21 है, ठीक है, तो कुछ माइनस हुआ है यानी कि 14, 7, 21 है ना, तो यह माइनस हुआ है तो आया n के बाद यहाँ पर क्या हुआ 14, 3, 19 हो गया, 14, 5, 19 हो गया, यहाँ बढ़ गया। तो ये नहीं होगा, बोला क्या अवरोही क्रम में घटते जाएगा ये। जैसे कि 15 में से यहाँ माइनस हुआ है, ये 10 है, 10 में से यहाँ फिर यहाँ 5 है, फिर 5 में यहाँ उससे कम 2 है, 2 से फिर आगे बढ़ गया ये जी, तो आगे नहीं बढ़ना है, तो ये नहीं है, ठीक है। ये वाला देखिए 22 है, तो ये क्यू उससे कम है, फिर यहाँ 13 कम है, फिर 10, फिर 8 है ना, इसको ऐसे भी घटाया। देखिए 22 में से 17 -5 हुआ, -4, -3, -2, ये वाला बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। बच्चों की एक पंक्ति में कशिश बाएं से 5वें और मोना कशिश है बाएं से 5वां, कशिश, ठीक है, कशिश। मोना दाएं से 6ठे, मोना जो है दाएं से 6ठे स्थान पर है, वो अपना स्थान बदल लेती है, यानी कि बदल लेगा तो कशिश जो है ये 6ठे स्थान पर आ जाएगा, कशिश, ठीक है। यहाँ इधर से 6ठे स्थान पर बदल अगर लेता है तो कशिश बाएं से 13वें स्थान पर हो जाता है। कशिश यहाँ जो आता है ये बाएं से 13वें पर चला गया, ठीक है, और दाहिने से यहाँ कितना है 6ठा है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 13, 6, 19 और -1, 18, 13, 6, 19 -1, 18, ठीक है, टोटल हो जाता है 18। लेकिन पूछा क्या है तब मोना का स्थान दाएं से कौन सा स्थान पर जाएगा, तो देखिए मोना कितना बढ़ेगा, देखिए ये 5 से चला गया 13, तो 8 बढ़ा, तो उसी प्रकार ये भी मोना भी 8 बढ़ेगा, 6 से 8 जोड़ेंगे तो 14, 8 से 14 यानी 14वां स्थान पर होगा। आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट है क्रोध का होगा रोष, तो नमी का क्या होगा, तो देखिए क्रोध का थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो होता है रोष, थोड़ा सा ज़्यादा उसका है ना, थोड़ा डीपली। उसी प्रकार नमी का होगा ज़्यादा क्या बौछार हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो कि सेट नंबर 4 जनवरी 2021 को प्रथम पाली में जो पूछा गया था वो उसका पूरे पेपर का सभी प्रश्न होता है समाप्त। और आपको वीडियो कैसा लगा, या तो इसमें आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, यानी कि जैसे कि मैथ रीजनिंग का एक अलग वीडियो और जीके का अलग वीडियो, या तो सभी को एक साथ ही इतने टाइम में आपको ठीक लग रहा है ऐसे ही चलने दें, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।